नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। इससे पहले वाला वीडियो था, इससे पहले हम लोग गॉस की प्रमेय पढ़ चुके थे और उसका जो आप डेरिवेशन पढ़ चुके थे। ठीक है, अब गॉस के प्रमेय के कुछ अनुप्रयोग हैं। ठीक है, उसके आधार पर कुछ डेरिवेशन है। ठीक, तो उनको आपको करना है। ठीक, तो पहला जो गॉस के नियम का पहला अनुप्रयोग है वो हम वहां पे करेंगे कि एक लंबा चालक होगा। चालक मतलब जिसमें आवेश का प्रवाह आसानी से हो सके। ठीक है, इस चालक के निकट मान लीजिए पूरे अनंत लंबाई का चालक है, बहुत अधिक लंबा है। ठीक है, इसकी लंबाई अनंत है। ठीक है, जिसे हम माप नहीं सकते। तो अनंत लंबाई का एक चालक है जिसपे धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक अनंत लंबाई का चालक है जिसपे धनात्मक आवेश एक समान रूप से वितरित है। तो इस चालक के पास में कोई बिंदु P है। ठीक है, इसके पास में कोई बिंदु P है। तो इस बिंदु पर हमें बताना है कि कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। बस समझना ही नहीं। तो गॉस की प्रमेय की सहायता से हमें ये निकालना है कि इस चालक के पास अगर कोई बिंदु P है तो उस बिंदु P पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो गॉस की प्रमेय आप लोग पढ़ चुके हैं। तो गॉस की प्रमेय लगाना है, उसकी सहायता से हमें इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर E का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो गॉस की प्रमेय जब आप लोग पढ़ रहे थे तो उसमें आपने ये देखा था कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उससे परिबद्ध कुल आवेश का एप्सिलॉन नॉट 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। तो कहने का मतलब गॉस की प्रमेय लगाने के लिए आपको एक बंद पृष्ठ की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बंद पृष्ठ तो है नहीं, तो हम एक काल्पनिक पृष्ठ मान लेंगे। मान लेंगे कि काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, जो इसको चारों तरफ से घेरे हुए है। तो देखिए हमें इस बिंदु पर ज्ञात करना है, तो वो जो बंद पृष्ठ है वो इस बिंदु से होकर जाना चाहिए। तो इसको तार को चारों तरफ से घेरने वाला बंद पृष्ठ क्या हो सकता है? एक बेलन के आकार का हो सकता है ना भाई। एक बेलन होगा, वही से चारों तरफ से घेर सकता है ना। तो हम मान लेते हैं इसकी L लंबाई में गॉसियन पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। एक बंद पृष्ठ की कल्पना कर लेते हैं। मान लेते हैं बंद पृष्ठ है, जो इस तार के L लंबाई को अपने अंदर बद्ध किए हुए है या परिबद्ध किए हुए है। ठीक है, अब मान लेते हैं अनंत लंबाई का एक चालक है जिस पर धन आवेश समान रूप से वितरित है, एक समान रूप से वितरित है। ठीक, चालक से सूक्ष्म दूरी मान लेते हैं r दूरी पर एक बिंदु P है और इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। यहां से यहां की दूरी r है। तो गॉस की प्रमेय लगानी है, तो गॉस की प्रमेय के लिए हमें बंद पृष्ठ की जरूरत पड़ेगी। तो हम मान लेते हैं एक बेलनाकार बंद पृष्ठ है जो इस तार के L लंबाई को अपने अंदर समाहित किए हुए या घेरे हुए। ठीक है, पूरी तरीके से बंद है, इतना भाग इसके अंदर है। और वो जो बंद पृष्ठ है वो इस बिंदु P से होकर जा रहा है। अच्छा इसी देखिए, मान लीजिए कोई तार है, तो तार से कितनी दूरी r पर एक बिंदु P होगा। इसके चारों तरफ हम जो बेलनाकार पृष्ठ है इसके परिधि पर चारों तरफ उतनी ही दूरी पर बिंदु होंगे। जैसे P दूरी पर यहाँ पे एक बिंदु है तो यहाँ पर भी एक बिंदु होगा, यहाँ पर भी होगा। मतलब एक बेलन है तो बेलन के परिधि पर उतनी ही दूरी पर बहुत सारे बिंदु होंगे और उन सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? समान होगी। भाई मान लीजिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E है, तो यहाँ भी ये भी तो उतनी ही दूर पर है, यहाँ भी उतनी ही होगी। और यहाँ मान लीजिए इतनी दूर पर एक बिंदु P है यहाँ पे, तो यहाँ भी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वही होगी। कहने का मतलब इसके चारों तरफ r दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे सब पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। तो ये जो गॉसियन पृष्ठ है उन सभी बिंदुओं से होकर जा रहा है। बात समझ में आई? भाई यहाँ पे ये 3D में है, 3D में है, ये बेलन ऐसे है, इसके चारों तरफ ऐसे होता है। वो उन बिंदुओं से होकर जा रहा है जिन सारे बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान है। ठीक है, तो जितनी तीव्रता यहाँ पे है उतनी यहाँ पर भी होगी। मतलब r दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे सब पर तीव्रता क्या होगी? समान होगी।
तो ये हो गया। हम मान लेते हैं कि जो तार है इस पर जो आवेश वितरित है, ठीक है, देख लीजिए। एक होता है रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश, इसको लैम्डा से बताया जाता है। ये क्या होता है, किसी भी लंबे तार पर उपस्थित कुल आवेश की मात्रा और उसकी लंबाई के अनुपात। अब मान लीजिए कि किसी लंबे तार पर Q आवेश कुल वितरित है और इसकी लंबाई L है, ठीक है, तो Q/L को बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, यानी मतलब प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, प्रति एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, ठीक है। तो ये रेखीय आवेश घनत्व, हम मान लेते हैं इस तार का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो लैम्डा है, दिए गए तार का रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, ठीक है। ये जो दिया गया तार है इसका रेखीय घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी मतलब लैम्डा कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर, मतलब इसकी एकांक लंबाई पर जो आवेश है वो लैम्डा है। बात समझ में आई? अब यहाँ पे देखिए, अब हमें इस बेलन के बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, ठीक। तो बेलन हमें गॉस के प्रमेय इसलिए लगाना है, इस बंद पृष्ठ मतलब इस बंद बेलन के पास होने वाला कुल कितना फ्लक्स है वो निकालना है, ठीक है। तो फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इस बेलन के छोटे से भाग से गुजरने वाला फ्लक्स निकाल लेंगे, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे बेलन से जाने वाला फ्लक्स निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जिस बिंदु पर हमें निकालना है फ्लक्स विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो उस बिंदु के चारों तरफ हम एक सूक्ष्म अवयव ले लेते हैं जिसका क्षेत्रफल है d, मतलब सूक्ष्म क्षेत्रफल क्या है d, ठीक है, क्षेत्रफल का मान d है। अब देखो इस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा क्या होगी, जो सदिश होता है उसकी दिशा हमने क्या बताया था, उस तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। तो यहाँ पे ये जो सूक्ष्म अवयव है यहाँ पे इसकी दिशा क्या होती है, d बाहर, है ना। अब देखो इसके भीतर धनात्मक आवेश है, धनात्मक आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होती है, वो क्या होती है, आवेश से बाहर की तरफ। तो इसमें यहाँ से इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो क्या होगी, बाहर की तरफ। वेक्टर E की दिशा भी वही होगी और वेक्टर dA की दिशा भी वही होगी। बात समझ में? तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमें E मिल गया है, dA मिल गया है, तो हम फ्लक्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये बंद पृष्ठ है, तो बंद पृष्ठ से फ्लक्स चारों तरफ से निकलेगा भाई। देखिए ये इसका वक्र पृष्ठ है और ये समतल पृष्ठ है, तो फ्लक्स तो इसके वक्र पृष्ठ से भी पास होगा, समतल पृष्ठ से भी पास होगा। तो हमको वक्र पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है प्लस समतल पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। देखिए समतल पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स कैसा होगा, यहाँ पे देखिए समतल पृष्ठ से। अब यहाँ अगर यहाँ पे ये बिंदु ले लेते हैं तो इस बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो किस दिशा में होगी, इस समतल पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो तीव्रता होगी वो इसी आवेश के कारण होगी। तो तीव्रता तो क्या होगी, बाहर की तरफ होगी, वेक्टर E बाहर की तरफ होगी। लेकिन इस समतल पृष्ठ पर जो आप सूक्ष्म अवयव लेंगे dA, सूक्ष्म अवयव dA लेंगे, इस dA की दिशा क्या होगी, dA का जो सदिश होगा उसकी दिशा क्या होगी। तो समतल, तो हमने बताया है कि जो सूक्ष्म अवयव है या सूक्ष्म क्षेत्रफल है उसकी दिशा क्या होगी, पृष्ठ के लंबवत बाहर की होगी। तो यहाँ पे इस dA की दिशा क्या होगी, पृष्ठ से लंबवत बाहर की। अब इनके बीच का कोण कितना हो गया, 90। यहाँ पे कोण कितना है, 0 अंश। तो अब देखिए आपने पढ़ा है कि फाई बराबर क्या होता है, E डॉट dA होता है कि यहाँ पे देखिए मतलब ये E डॉट dA, तो E dA cos थीटा, थीटा क्या है, E और dA के बीच का कोण। तो जब समतल वाले पृष्ठ पे लेंगे तो थीटा का मान कितना है, 90 डिग्री। फाई E बराबर क्या हो जाएगा, E dA cos 90,
फाई का मान क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब जो समतल पृष्ठ है उससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा। ये जो पृष्ठ है इससे कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, सारा फ्लक्स किससे जाएगा, वक्र पृष्ठ से होकर जाएगा। बात समझ में आई? तो अभी आप समझते जाइए, नोट्स दे दिया जाएगा तो आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो समतल पृष्ठ से कोई भी फ्लक्स पास नहीं होगा, तो फ्लक्स कहां से पास होगा, देखिए वक्र पृष्ठ से, तो इसके चारों तरफ, इसके मतलब चारों तरफ से फ्लक्स पास हो रहा होगा, समतल पृष्ठ से फ्लक्स नहीं पास हो रहा होगा। तो ये हो जाएगा यहाँ पे जो फ्लक्स है, हमको अब ये तो शून्य हो गया, हमको निकालना क्या है, इस वक्र पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स। तो वक्र पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स जो होगा वो क्या करेंगे आप, पहले इस छोटे से क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स डी फाई की निकाल लेंगे। ये बराबर किसके हो जाएगा, देखिए ई डॉट डी ए, इस सूक्ष्म क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स आपको मिलेगा। बात समझ रहे? तो यहाँ देखिए सूक्ष्म क्षेत्रफल से पास होने वाला फ्लक्स डी फाई निकाल दिया। अब इस पूरे को हम इंटीग्रेट कर देंगे कहां पे, इस पूरे वक्र पृष्ठ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे, बड़ा कर देंगे, समाकलन कर देंगे इसका। तो संपूर्ण वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर क्या होगा, देखिए इसको हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और इसका इंटीग्रेशन कहां पे करेंगे, इस पूरे वक्र क्षेत्रफल पर, इस क्षेत्रफल को मान लेते हैं ए, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए ओवर एरिया ए, ठीक है। ये हो जाएगा इस पूरे वक्र पृष्ठ के पास होने वाला फ्लक्स। इसको आप निकाल लेते हैं, देखिए क्या होगा, फाई की बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ए ई डी ए कॉस, इन दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा, देखिए डी ए की दिशा भी वही है, ई की भी दिशा भी है, तो कॉस ई होता है। बात समझना ही नहीं? तो यहां से देखिए फाई बराबर क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए, कॉस 0 का मान 1 हो जाएगा। बात समझ में आई? अब इसको आगे देखिए, ये तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई बाहर आ गया, इंटीग्रेशन डी ए ओवर एरिया ए, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो रहा है, इस डीए को पूरे वक्र पृष्ठ पर फैला देते हैं, तो कहने का मतलब वक्र क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा, इसके वक्र क्षेत्रफल के बराबर फैल जाएगा। तो वक्र क्षेत्रफल का मान क्या होता है, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, वक्र क्षेत्रफल है पूरा, यहाँ से देखिए, अब देखिएगा छोटी इंटीग्रेशन ए डी का मान किसके बराबर हो जाएगा भाई, इसके वक्र क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। वक्र क्षेत्रफल कितना होता है बेलन का, 2 पाई r, इसके बराबर तो होता है, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा बेलन का वक्र क्षेत्रफल। बात समझना है? तो यहाँ से फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, ये इस इमारत त्रिज्या, तो फाई बराबर a इंटू 2 पाई r n। बात समझ में आएगी नहीं? इसको इक्वेशन में नहीं कर सकता, इक्वेशन में यहाँ पे समझ में आओ। आप सबसे पहले जो फ्लक्स का सामान्य सूत्र होता है उसकी सहायता से इस पूरे पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स निकालिए, क्योंकि गॉस की प्रमेय लगाने के लिए आपको फ्लक्स की जरूरत पड़ेगी। तो आप यहाँ से फ्लक्स निकाल लीजिए, तो फ्लक्स फाई बराबर, तो कुल फ्लक्स क्या होगा, इस वक्र पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स प्लस समतल पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स। तो हमने आपको बताया देखिए कैसे, इस समतल पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स तो शून्य हो जाएगा। अब हमको क्या निकालना होगा, इस वक्र पृष्ठ से पास होने वाला फ्लक्स, तो वो कितना आ गया, a × 2 पाई r n, ठीक है। तो यहाँ तक समझते होंगे आप, अब उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसको याद रखिएगा,
अब देखिए आपने देखा कि यहाँ से पास होने वाला फ्लक्स जो आया क्या होता है a इंटू 2πr, ये था उसको प्लस होना इतना फ्लक्स पास होता है। लेकिन गॉस की प्रमेय के अनुसार जो फ्लक्स होता है वो क्या होगा भाई? गॉस की प्रमेय के अनुसार, गॉस की प्रमेय के अनुसार पाई का मान किसके बराबर होता है? पाई का मान क्या होगा? q अपान एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है गॉस की प्रमेय के अनुसार। यहाँ q क्या होगा? इस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश। तो कहने का मतलब इस बेलन के भीतर कितना आवेश होगा अभी हमें निकालना पड़ेगा। लेकिन क्या है इस बेलन के भीतर का आवेश? तो देखिए इसकी एकांक लंबाई पर उपस्थित आवेश की मात्रा क्या होगी? रेखीय घनत्व के बराबर होगी। तो देखिए रेखीय घनत्व के बराबर है। तो एकांक लंबाई पर कितना आवेश है लैम्डा, तो इसकी l लंबाई पर कितना घनत्व होगा? यहाँ से देखिएगा तो q बराबर किसके हो जाएगा? लैम्डा इनटू l के। बात समझ में आई? भाई एक एकांक लंबाई पर लैम्डा घनत्व है तो l लंबाई पर कितना आवेश? एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है तो l लंबाई पर आवेश कितना होगा? लैम्डा इनटू l के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो यहाँ से ये हो गया। अब इसका मान आप यहाँ पे फाई बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा l अपान एप्सिलॉन। यहाँ पे लिख लीजिएगा, देखिए यहाँ पे लिख लीजिएगा काल्पनिक बेलन। ये जो है ये काल्पनिक बेलन इसे बोलते हैं या गॉसियन बेलन बोलते हैं? गॉसियन बेलन। ठीक है, अगर ये गोले के आकार का होता तो गॉसियन गोला बोलते हैं। सामान्य रूप से इसको आप बोल देंगे गॉसियन पृष्ठ, ठीक है, या काल्पनिक पृष्ठ। तो ये q बराबर लैम्डा l क्या है? काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध आवेश, परिबद्ध आवेश। बात समझ में आई? काल्पनिक पृष्ठ से परिबद्ध आवेश। अब देखिए इसको समीकरण 2 मान, यहां से देखिए फाई के 2 मान। फाई ये भी क्या गॉस की प्रमेय भी बता रही है इससे पास होने वाले फ्लक्स को। गॉस की प्रमेय के अनुसार इससे पास होने वाला कुल फ्लक्स कितना है? लैम्डा l अपान एप्सिलॉन नॉट। लेकिन जो सामान्य सूत्र है उससे पास होना, उसके अनुसार इससे पास होने वाला फ्लक्स क्या है? ये। तो कहने का मतलब दोनों क्या होंगे? बराबर, क्योंकि दोनों एक ही पृष्ठ से पास हो रहे हैं। तो आप देखेंगे समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा? दोनों बराबर होंगे ना। तो यहां से देखिए समीकरण 1 और 2 से वहां पे समीकरण 1 में फाई का मान क्या था? इनटू 2 पाई r है, और गॉस की प्रमेय के अनुसार लैम्डा है मान एप्सिलॉन नॉट। तो यहां में e का मान निकालना, e को इधर है तो बाकी सब इधर लिख दो। e बराबर क्या हो गया? ये इधर जाएगा तो 1 अपान 2 पाई r l इनटू लैम्डा l अपान एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बात समझ में आई? अब यहां से देखिए E बराबर 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर एप्सिलॉन नॉट 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, देखिए l से l कैंसिल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हो जाएगा l से l कैंसिल हो गया तो बचा क्या? लैम्डा अपान, बात समझ, न्यूटन प्रति कूलम। तो 1 अपान 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपान r, ये क्या हो जाएगा? इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सिर्फ इसी बिंदु पर नहीं, इस बिंदु, इस तार के चारों तरफ r दूरी पर जितने भी बिंदु होंगे उन सब पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा? ये होगा। बात समझ में आई कि नहीं? तो ये हो गया। अब कभी कभी परीक्षा में ये आ जाता है कि E तथा R के बीच में ग्राफ खींचिए, मतलब संबंध करता है। आप ये बताइए कि R के परिवर्तन, दूरी के परिवर्तन के साथ साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या परिवर्तन आएगा? तो यहां से देखिए जैसे R का मान बढ़ेगा तो क्या होगा? देखिए व्युत्क्रमानुपात क्रमानुपात है इसके बीच में, ये सब कांस्टेंट है, तो इनके बीच का जो अनुपात होगा वो कैसा होगा? व्युत्क्रमानुपात। कहने का मतलब जैसे जैसे R का मान बढ़ेगा वैसे वैसे E का मान कम होगा। R का मान अगर 0 हो जाएगा, बिल्कुल केंद्र पे आ जाएंगे आप, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा।
ठीक है। तो अगर इसको आप ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो कैसे हो जाएगा? अगर आप y अक्ष पे वेक्टर e को प्रदर्शित करें या t को प्रदर्शित करें और x अक्ष पे r को प्रदर्शित करें तो r के साथ साथ t में परिवर्तन कैसे होगा ये देख लेते हैं। यहाँ पे r का मान 0 है, तो जहाँ पे r का मान 0 होगा वहां पे e का मान क्या होगा? अनंत, मतलब बहुत बड़ा होगा। ये अनंत, देखिए अनंत कोई निश्चित राशि है नहीं, तो अनंत की तरफ हम अप्रोच कर सकते हैं, अनंत की तरफ जा सकते हैं, अनंत पे पहुंच नहीं सकते हैं। तो ये देखिए ये जो रेखा है वो अनंत को प्रदर्शित कर रही है। और जब r का मान बढ़ेगा, जैसे जैसे r का मान बढ़ता जाएगा t का मान घटता जाएगा। तो कहने का मतलब जब शून्य है तो ये अनंत है, और जैसे जैसे r का मान घट रहा है, ये सॉरी r का मान बढ़ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान घट रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो संबंध कैसा है, E विद्युतमान बात समझ में? ये ग्राफ हो गया जो संबंध प्रदर्शित कर रहा है E और R, ठीक है। तो आपने आज देखा गॉस के प्रमेय में जो पहला प्रयोग था, एक समान लंबे सीधे चालक या भी कह लीजिए अनंत लंबाई के चालक के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। इसके बाद आगे भी और एक दो अनुप्रयोग है, उनमें हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे हम निकालेंगे। सब में गॉस के प्रमेय का उपयोग करना है। एक पहला फॉर्मूला जो आपको यूज करना है वो फाई बराबर E डॉट ए वाला यूज करना है, और दूसरा फाई बराबर Q अपान एप्सिलॉन नॉट। इन्हीं दोनों फार्मूले के यूज से हम क्या करेंगे, किसी भी दिए गए चालक या दी गई आवेशित चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो इसको आप समझ लीजिएगा, ठीक है, और नोट हम भेज देंगे, वहां से आप लिख लीजिएगा, ठीक। चलिए अगले वीडियो में देखते हैं।